13,000 से 20,000 की ऊंचाई, तापमान इतना कि सांस भी चुभने लगे, हवा इतनी पतली कि एक कदम भारी लगने लगे और चारों तरफ सिर्फ बर्फ, बर्फ, मौत और खामोशी। यही है सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यहाँ गोलियां बाद में चलती हैं, पहले मौसम हमला करता है। और इसी जगह 1984 में भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने नक्शों से ज्यादा इतिहास की दिशा बदल दी। इसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। एक ऐसा मिशन जो अगर कुछ घंटों की देरी से होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। कहानी की शुरुआत होती है उस खाली जगह से जो कागज पर खाली थी लेकिन असल में बेहद कीमती। 1972 के शिमला समझौते के बाद LOC को NJ 9842 तक तो चिन्हित कर दिया गया, मगर उसके आगे कई नक्शों में बस इतना लिखा गया, उत्तर की ओर ग्लेशियर तक। और बस यही धुंधलापन एक दरवाजा बन गया, क्योंकि पहाड़ों में जहां लाइन खिंची नहीं होती वहां उसे कब्जे से ही लिखा जाता है। धीरे धीरे खबरें आने लगी। पाकिस्तान कुछ विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को परमिट दे रहा है, कुछ नक्शों में सियाचिन को अपने हिस्से में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे खतरनाक संकेत, उन्हें भी पता चल गया था कि जो पहले पहुंचेगा वो ही ऊंचाई का मालिक बनेगा। अब जरा सोचिए, आपको दुश्मन से पहले ऐसी जगह पहुंचना है जहां पहुंचना ही युद्ध है। सियाचिन में न सड़क है, न शहर, न सप्लाई लाइन, बस ग्लेशियर, क्रेवास और बर्फीली आंधियां। फिर भी भारतीय सेना को फैसला लेना था, या तो अभी कदम उठाओ या फिर बाद में बहुत बड़ा नुकसान झेलो। इसी तनाव में भारतीय सैन्य नेतृत्व ने एक योजना बनाई, तेज, गोपनीय और समय के खिलाफ। लक्ष्य साफ था, साल्टोरो रिज की ऊंची चोटियों पर पहले कब्जा, क्योंकि जिसने वो रिज पकड़ ली उसने ग्लेशियर पर नजर रख ली और सभी रास्ते रोक दिए। यहीं से असली चुनौती शुरू हुई, लॉजिस्टिक्स। सैनिक भेजने हैं, हथियार भेजने हैं, राशन, रेडियो, मेडिकल सपोर्ट, सब कुछ भेजना है, और वो भी ऐसे मौसम में जहां हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस गिर जाती है, ऊंचाई पर इंजन की ताकत कम हो जाती है, पेलोड घट जाता है और एक छोटी सी गलती पायलट और जवान दोनों को निगल सकती है। लेकिन यही भारत के पास था सबसे बड़ा हथियार, योजना, तैयारी और वो पायलट जो पहाड़ को भी रनवे बना देते हैं। ऑपरेशन मेघदूत के लिए सैनिकों का चयन आसान नहीं था। हर कोई फिजिकली फिट हो सकता है, लेकिन हर कोई ऊंचाई पर टिक नहीं सकता। हाई एल्टीट्यूड पर शरीर धोखा देता है, हेप और एस जैसी बीमारियां, फ्रॉस्ट बाइट, स्नो ब्लाइंडनेस और साथ में मानसिक दबाव। वहां आपकी उंगलियां जम सकती हैं, सांस टूट सकती है और सोच भी धीमी पड़ सकती है। इसलिए हर चुने हुए जवान को पहले एक्लिमेटाइजेशन से गुजरना पड़ा। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाना, शरीर को समय देना और हर दिन खुद से पूछना, क्या मैं इस ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ? उधर दूसरी तरफ खुफिया संकेत तेज हो रहे थे। अंदेशा था कि पाकिस्तान भी इसी इलाके में कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मतलब ये एक रेस थी, और इस रेस में हार का मतलब था सिर्फ एक पोस्ट नहीं, पूरा रणनीतिक फायदा खो देना। इसलिए ऑपरेशन को रखा गया पूरी तरह गोपनीय। कम लोगों को जानकारी, कम रेडियो चार्टर और बेहद तेज मूवमेंट। एक भी जानकारी लीक हुई तो दुश्मन पहले पहुंच सकता था। और फिर आया वो पल जब मेघदूत कागज से उतरकर बर्फ पर उतरा। हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, रोटर की आवाज बर्फीले सन्नाटे को चीरती है। नीचे लैंडिंग जोन कोई हेलीपैड नहीं, बस एक अस्थायी असमान बर्फीला टुकड़ा। पायलट को सेकंडों में फैसला लेना होता है, यहीं उतारूं या वापस जाऊं। और कई बार वापस जाना विकल्प ही नहीं होता, क्योंकि मौसम मिनटों में बंद हो जाता है। जवान उतरते हैं, किट निकालते हैं और तुरंत मूव शुरू करते हैं, क्योंकि रुकने का मतलब है ठंड की जीत। यहाँ दुश्मन की गोली से पहले ठंड मार देती है। पहली टीमों का लक्ष्य था ऊंची पोस्टों तक पहुंचना, झंडा लगाना और डिफेंस सेट करना। लेकिन यहाँ डिफेंस सेट करने का मतलब खाई खोदना नहीं, यहाँ बर्फ में रहने की जगह बनानी होती है, बर्फ को काट कर दीवार बनानी होती है और हथियार इस तरह रखना होता है कि वो जाम ना हो। रात को तापमान गिरता है, हवा दहाड़ती है और टेंट ऐसे कांपते हैं जैसे कोई अदृश्य दुश्मन उन्हें उखाड़ रहा हो। हर जवान के दिमाग में एक ही बात थी, अगर आज हमने ये जगह पकड़ ली तो दुश्मन को यहाँ तक पहुँचने में सालों लगेंगे। पर मेघदूत का असली रोमांच अभी बाकी था, क्योंकि जब भारत की टीमें ऊंचाई पकड़ रही थीं, उसी वक्त दूसरी तरफ भी हलचल थी। सवाल ये नहीं था कि दुश्मन आएगा या नहीं, सवाल ये था कि वो कितनी जल्दी आएगा और क्या हम उससे पहले खुद को मजबूती से जमा पाएंगे। सियाचिन में पहली पोस्टें पकड़ लेना जीत नहीं होता, असली जीत होती है उन्हें जिंदा रखना। क्योंकि जैसे ही ऊंचाई पर भारतीय झंडा लहराया, मौसम ने भी और दुश्मन ने भी अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन मेघदूत का सबसे खतरनाक हिस्सा यही था, आप एक ऐसी जगह बैठ गए थे जहां तक पहुंचना ही मुश्किल था, और अब हर दिन आपको वहां टिके रहना था, गोलाबारी के बीच भी और बर्फीली मौत के बीच भी। पहली सबसे बड़ी चुनौती थी रात। दिन में जो घाटियां खाली नजर आती थीं, रात में वही घाटियां आवाजों से भर जाती थीं। कहीं पत्थर गिरने की आवाज, कहीं बर्फ के टूटने की चरमराहट और कभी हवा की चीख। जवानों को अक्सर पता भी नहीं चलता कि जो आवाज आ रही है
वो प्रकृति की है या किसी दुश्मन के कदमों की। कई पोस्टों पर निगरानी का मतलब होता था घंटों तक एक ही दिशा में बिना हिले डुले लगातार देखना, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी घातक साबित हो सकती थी। बस जरा सा हाथ बिना दस्ताने के बाहर निकाला और कुछ ही मिनटों में उंगलियां सुन्न, फिर नीली और फिर बेकार। इसी दौरान पाकिस्तानी प्रतिक्रिया तेज होने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि रिज उनके हाथ से फिसल रही है। अब सवाल था, क्या वे इसे वापस छीन सकते हैं? ऊंचाई पर लड़ाई का नियम सीधा है, जो ऊपर बैठा है वही भारी। नीचे से ऊपर चढ़ना मानो आप अपने कंधों पर पूरा पहाड़ उठाकर दौड़ रहे हो। इसलिए पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक असंभव चढ़ाई थी। फिर भी कोशिशें जारी रहीं। रातों में मूवमेंट, छोटे छोटे ग्रुपों में चढ़ाई और अचानक फायरिंग। कई बार सिर्फ फायर की दिशा से ही अंदाजा लगता कि कहीं नीचे किसी चट्टान के पीछे कोई छिपा है। लेकिन गोली चलाना भी आसान नहीं था। हथियार की धातु जम जाती थी, मैगजीन कठोर हो जाती और ट्रिगर दबाने वाली उंगली सुन्न पड़ जाती। दूसरी तरफ भारत के सामने भी संकट छोटा नहीं था, सप्लाई। क्योंकि युद्ध सिर्फ गोली से नहीं, रोटी से भी जीता जाता है। सियाचिन में सप्लाई का मतलब था हेलीकॉप्टरों की वो उड़ानें जिन्हें देखकर लगता था जैसे कोई इंसान जानबूझकर मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। ऊंचाई पर हवा पतली होती है, इंजन की ताकत घट जाती है और लिफ्ट कम हो जाती है, यानी पायलट को हल्का वजन उठाकर ज्यादा जोखिम में उड़ना पड़ता है। और ऊपर से मौसम जो मिनटों में बदल जाता है, कभी साफ आसमान और अगले ही पल व्हाइट आउट, जहां सामने कुछ नजर नहीं आता, बस सफेद धुंध और बर्फीला तूफान। इसीलिए हर सप्लाई मिशन अपने आप में एक मिनी ऑपरेशन था। कंट्रोल, टाइमिंग और किस पोस्ट पर क्या भेजना है सब तय था। राशन, गोला बारूद, दवाइयाँ, रेडियो बैटरी, केरोसिन, स्पेयर पार्ट्स, हर चीज की कीमत वहां जीवन जितनी थी। कई बार हेलीकॉप्टर को कच्चे लैंडिंग पॉइंट पर टचडाउन करना पड़ता, जहां नीचे बर्फ का भरोसा नहीं और आसपास गहरे क्रेवासिस छिपे होते। जरा सा गलत एंगल और स्किड फिसला तो मशीन भी गई और टीम भी। लेकिन यही उड़ानें सियाचिन को जिंदा रखती थी। यही वजह है कि इस जंग में पायलटों की भूमिका भी उतनी ही निर्णायक थी जितनी पोस्ट पर बैठे जवानों की। फिर एक और दुश्मन सामने आता है, बीमारी और थकान। ऊंचाई पर सिरदर्द आम लगता है, लेकिन वही सिरदर्द कभी कभी एस का संकेत होता है। जब दिमाग में सूजन जानलेवा बन जाती है, सांस फूलना सामान्य लगता है, लेकिन वही हेप बनकर फेफड़ों में पानी भर सकता है। और इन हालात में डॉक्टर तक पहुंचना आसान नहीं। कई बार पहला इलाज पोस्ट पर ही होता है। ऑक्सीजन, गर्मी, दवा और एक त्वरित फैसला, इन्हें नीचे भेजना होगा। लेकिन नीचे भेजना भी हमेशा संभव नहीं, क्योंकि अगर मौसम खराब हुआ तो हेलीकॉप्टर नहीं आ पाएगा। यानी हर मेडिकल निर्णय एक युद्ध निर्णय बन जाता है। इन सब के बीच जवान धीरे धीरे अपनी जगह को पोस्ट से घर में बदल लेते हैं। बर्फ काटकर बनते शेल्टर, स्नो वॉल्स, तिरपाल और उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी बचाने की कोशिश। रात में कई बार वे अपने जूते भी साथ रखकर सोते हैं, क्योंकि अगर जूते जम गए तो सुबह पहनना नामुमकिन। और सोना भी कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि पहरा देना है, रेडियो चेक करना है और मौसम का अंदाजा रखना है। हर दिन काटना पड़ता है और यही दिन मिलकर इतिहास बनाते हैं। मगर मेघदूत की कहानी में एक बड़ा मोड़ अभी बाकी है, जब पाकिस्तान ने ऊंचाई वापस लेने के लिए ज्यादा संगठित और आक्रामक प्रयास शुरू किए और भारत को न सिर्फ पोस्ट बचानी पड़ी, बल्कि पूरे रिज पर स्थायी पकड़ बनानी पड़ी। अब सियाचिन की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पोस्ट पकड़ना सिर्फ एक दिन का काम नहीं रहता, ये सालों की जिद बन जाता है। ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआती कामयाबी के बाद पाकिस्तान के सामने सिर्फ एक विकल्प बचा, ऊंचाई वापस लेने की कोशिश। लेकिन ऊंचाई का नियम बेरहम है, जो ऊपर बैठा है वही नीचे वाले की किस्मत लिखता है। फिर भी कई रातों में छोटे छोटे ग्रुप बर्फीले रास्तों से ऊपर बढ़ते रहे, कभी पत्थरों की आड़ लेकर, कभी अंधेरे का सहारा बनाकर, और कई बार तो तूफान को ही ढाल बना लिया। भारतीय पोस्टों पर बैठे जवानों को हर ऐसे मूवमेंट का जवाब देना पड़ता था, गोली से भी और अपनी मौजूदगी से भी, क्योंकि बहुत बार दुश्मन हमला करके नहीं, दिखाकर दबाव बनाता है, ये जताने के लिए कि वो पास है, वो लौटेगा और वो थकेगा नहीं। अब यहाँ एक और सच्चाई सामने आती है, सियाचिन में हर गोली की कीमत बहुत भारी होती है, क्योंकि गोला बारूद ऊपर पहुंचाना ही अपने आप में एक मिशन है। इसलिए मुकाबला कई बार फायर पावर से ज्यादा पोजीशन और धैर्य का बन जाता है। भारतीय सेना की रणनीति अब पूरी तरह साफ थी, सोल्टरो रिज की ऊंचाइयां किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी। इसका मतलब था पोस्टों को और मजबूत बनाना, निगरानी बढ़ाना और उन रास्तों को ब्लॉक करना जिनसे ऊपर चढ़ाई की कोशिश की जा सकती थी। कई जगहों पर बर्फ काटकर शेल्टर बनाए गए, स्नो वॉल्स खड़ी की गई और कम्युनिकेशन लाइनें सुधारी गई, ताकि मौसम खराब हो जाए तो भी पोस्ट अंधी ना हो, क्योंकि सियाचिन में अंधा होना मतलब अगली सुबह तक कहानी बदल जाना। इसी बीच भारत के सामने एक
बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इतनी ऊंचाई पर इतने लंबे वक्त तक टिकना कैसे संभव होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं रहा था, ये एक स्थायी तैनाती बन चुका था। तय हुआ रोटेशन प्लान, कौन कब ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, कितने दिनों में शरीर जवाब देने लगता है और कब उसे बदलना जरूरी हो जाता है। यहाँ सैनिक की लड़ाई दुश्मन से कम अपने ही शरीर से ज्यादा होती है। नींद पूरी नहीं, भूख कम, पानी बर्फ पिघला कर पीना, ऑक्सीजन बेहद कम और फिर भी चौकसी जारी। यही वजह है कि सियाचिन ने सिपाही की परिभाषा बदल दी। यहाँ ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि सहन शक्ति और अनुशासन बन गया। सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक था खुला आसमान। कई पोस्टें ऐसी थीं जहां अगर मौसम साफ हो जाए तो दुश्मन दूर से ही मूवमेंट देख सकता था। इसलिए छोटे छोटे काम भी पूरी योजना से होते। कब बाहर निकलना है, कब बर्फ हटानी है, कब रेडियो सेट ठीक करना है। अगर अचानक गोलाबारी शुरू हो जाए तो कवर के लिए कोई दीवार नहीं, बस अपनी बनाई हुई बर्फ की ओट और अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा। कई बार दुश्मन का सीधा हमला नहीं होता बल्कि इंटरडिक्शन फायर चलता। सप्लाई लाइन पर, हेलीकॉप्टर के कॉरिडोर पर और उन रास्तों पर जहां जवान ऊपर जा रहे होते हैं। यानी जंग सिर्फ पोस्ट पर नहीं, रास्ते पर भी लड़ी जाती है। अब आते हैं उस हेलीकॉप्टर वॉर पर जो पूरे मिशन की रीढ़ था। सियाचिन को चलाने के लिए उड़ानें लगातार होती रहती, कभी राशन, कभी लकड़ी या केरोसिन, कभी दवाइयां और कई बार घायल जवानों की निकासी। हर उड़ान का एक ही डर होता, अगर हवा पलट गई तो, विजिबिलिटी गिर गई तो, व्हाइट आउट हो गया तो, क्योंकि वहां पायलट के पास रनवे नहीं होता, बस एक छोटा सा बर्फीला स्पॉट और कुछ सेकंडों में लिया गया फैसला। यही वो जगह है जहां भारतीय वायुसेना और आर्मी एविएशन की भूमिका सपोर्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल लाइन बन जाती है। अगर उड़ानें रुक जाएं तो पोस्टों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर आता है सबसे कड़वा सच, सियाचिन में शहादत का चेहरा अक्सर मौसम होता है। कई जवान दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि हिमस्खलन, फ्रॉस्ट बाइट या ऊंचाई की बीमारी से शहीद हुए। कभी कभी एक पल में बर्फ का पहाड़ टूट कर गिरता है और पूरी पोस्ट दब जाती है। बचाव टीमों को भी पता होता है कि समय कम है, लेकिन बर्फ के नीचे बची सांसें उससे भी कम है। यही सियाचिन की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये ऐसा मोर्चा है जहां दुश्मन दिखाई दे या ना दे, खतरा हर पल मौजूद रहता है। और फिर भी पोस्टें चलती रहती हैं, क्योंकि रणनीति भी उतनी ही बेरहम है जितना मौसम। ऑपरेशन मेघदूत का सबसे बड़ा नतीजा यही था कि भारत ने ऊंचाई पर पहले पहुंचकर एक ऐसा रणनीतिक लाभ हासिल किया जिसे बाद में कोई छीन नहीं सका। धीरे धीरे ये मिशन भारत के लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल बन गया, जहां ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, कपड़े, सर्वाइवल टेक्निक्स, मेडिकल प्रोटोकॉल्स और लॉजिस्टिक्स सब नए स्तर पर पहुंच गए। सियाचिन ने सिखाया जंग सिर्फ बारूद से नहीं जीती जाती, एक सिस्टम से जीती जाती है, और सबसे ऊपर मानसिकता से। इसीलिए ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश ये कि भारत सिर्फ नक्शे पर लाइनें नहीं पढ़ता, वो अपनी सुरक्षा की हकीकत खुद पहाड़ पर जाकर लिखता है। सियाचिन की बर्फ आज भी उन कदमों को याद करती है जो वहां पहुंचने के लिए नहीं, वहां टिकने के लिए उठाए गए थे। हर पोस्ट, हर उड़ान, हर रात की चौकसी, सब मिलकर यही कहते हैं, कुछ मोर्चे जीतने के लिए आपको पहले दुश्मन से नहीं, खुद से जीतना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ऑपरेशन मेघदूत की ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर देखना चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।